जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 आप लोगों का घोषित हो चुका है। डेट 18 फरवरी से होने वाला है। तो हम लोगों ने भी कमर कस लिया है परीक्षा की कंप्लीट तैयारी के लिए। आज हम लोग कक्षा 10 में 20वां सेट पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का। ये इंग्लिश का पेपर होगा बच्चों। इसमें हमने भूल गए हैं हम कि इंग्लिश लिखना है, तो इंग्लिश का पेपर होगा। ये वायरल पेपर एकदम से रहेगा। पेपर में यही छपेगा। इससे पहले 19 सेट हो चुका है। अगर आप लोगों ने अब तक उन सेट को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। चैनल पर आप जाएंगे, वहां आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से आप समस्त क्लासेस को देख सकते हैं। साथ ही साथ अपनी जानकारी को इम्प्रूव कर सकते हैं। हिंदी का भी प्लेलिस्ट अलग बना हुआ है। तो अगर आप लोग अब तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्लास को लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास में शेयर कर दीजिए। चलिए हम चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। इसमें 20 क्वेश्चन होते हैं। 20 क्वेश्चन 20 नंबर। पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 to 3 मतलब 1 से लेकर के 3 तक के लिए निर्देश है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे दिए गए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का मतलब विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो चलिए देखते हैं बच्चों। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड ऑफ बैड हैबिट्स इज द यूज ऑफ टोबैको। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली, एक सबसे अधिक विस्तृत, वाइडली मतलब विस्तृत रूप से, स्प्रेड मतलब फैला हुआ, ऑफ द बैड हैबिट्स मतलब बुरी आदतों में से, इज़ द यूज़ ऑफ टोबैको तंबाकू का प्रयोग। मतलब सबसे अधिक विस्तृत बुरी आदतों में से तंबाकू की आदत या तंबाकू का प्रयोग एक है। टोबैको इज़ नाउ स्मोक्ड, तंबाकू अब धूम्रपान किया जाता है। आर च्यूड बाय मैन, वोमेन एंड इवन बाय चिल्ड्रन, और या पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के द्वारा भी चबाया जाता है। ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, लगभग पूरे संसार में। इट वॉज ब्रॉट इनटू यूरोप फ्रॉम अमेरिका बाय सर वाल्टर रेली। ये यूरोप में अमेरिका से सर वाल्टर रेली के द्वारा लाया गया था। 4 सेंचुरीज एगो मतलब 4 शताब्दियों पहले। एंड देन स्प्रेड एवरीवेयर, और इस प्रकार से प्रत्येक जगह फैल गया। टोबैको इज नॉट गुड, तंबाकू अच्छा नहीं है। इवन इफ नॉट यूज टू एक्सेस, भले ही इसका प्रयोग अधिक ना हो फिर भी तंबाकू अच्छा नहीं है। वंस द हैबिट ऑफ यूजिंग टोबैको इज फॉर्म्ड, एक बार यदि तंबाकू के प्रयोग की लत लग जाए, आदत बन जाए, इट इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू गेट रिड ऑफ इट, तो इससे छुटकारा पाना अत्यधिक मुश्किल हो जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मित्रों कि टोबैको इज़ यूज्ड, तंबाकू प्रयोग किया जाता है। अब कहाँ पर? समवेयर मतलब कहीं, या फिर नो हेयर इन द वर्ल्ड मतलब विश्व में कहीं नहीं, या इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड यानी कि विश्व के कुछ हिस्सों में, या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरे विश्व में। तो तंबाकू का प्रयोग कहाँ होता है? तो ऑल ओवर द वर्ल्ड यानी कि पूरे विश्व में तंबाकू का प्रयोग किया जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट रिड ऑफ द हैबिट ऑफ यूजिंग, मतलब क्या प्रयोग करने की आदत से छुटकारा पाना मुश्किल है। मिल्क का आदत, या फिर क्लेरिफाइड बटर, या फिर टोबैको, या फिर जूसी फ्रूट्स। तो बच्चों तंबाकू के प्रयोग से छुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, इसलिए आपका सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ नोवेयर। नोवेयर का विलोम पैसेज में कौन सा शब्द है? तो पैसेज में नोवेयर का विलोम क्या है?
एवरीवेयर है, या फिर ओवर हियर है, या ओवर देयर है, या समवेयर है। तो नो वेयर मतलब होता है कहीं नहीं, और एवरीवेयर मतलब होता है प्रत्येक जगह। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? एवरीवेयर, यानी ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 to 8 आपके लिए निर्देश है बच्चों, और निर्देश क्या है? चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो चौथा देखते हैं, रीना डॉट डॉट टू प्रयागराज विद हर एल्डर ब्रदर। मतलब रीना प्रयागराज अपने बड़े भाई के साथ, अब क्या हुआ? के मतलब आई, या हैज़ कम मतलब आ चुकी है, या विल कम यानी आएगी, या आल आर करेक्ट। तो देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा तो है नहीं कि जिससे ये कन्फर्म हो कि हाँ केवल कम प्रयोग होगा या ये चीज़। तो देखिए केम भी हो सकता है, हैज़ कम भी हो सकता है, विल कम भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर ऑल आर करेक्ट, यानी सभी आपका सही हो जाएगा। डी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ही वॉज वेटिंग, वह इंतजार कर रहा है डॉट डॉट फॉर हिज फ्रेंड, अपने मित्र के लिए। अब क्या होगा? एनेक्सली होगा, या सीरियसली होगा, या केयरफुली होगा, या इरिटेटिंगली होगा। एनेक्सली मतलब चिंतापूर्वक, सीरियसली मतलब गंभीरतापूर्वक, केयरफुली मतलब ध्यानपूर्वक, और इरिटेटिंगली मतलब होता है झुंझलाहट पूर्ण ढंग से। तो बच्चों कैसे? तो क्रोधित भाव से तो कोई अपने मित्र का इंतजार करेगा ही नहीं। ध्यानपूर्वक कर रहा है, एक बार समझ में आता है। और सीरियसली मतलब गंभीरतापूर्वक, यहाँ जब कोई मामला गंभीर होता तब होता। और चिंतापूर्वक ये भी नहीं होगा, इसलिए आपका सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्या कह रहा है? रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। मतलब नीचे दिए गए शब्द समूहों को पुनः व्यवस्थित कीजिए। किस लिए? एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाने के लिए। सी, फिर नॉट है, लाइक है, डज है, टू है, हॉस्पिटल है, गो है, और टू है। चलिए इतने से बनाते हैं और देखते हैं कि कैसे बनता है। सी गोज़ नॉट टू हॉस्पिटल, या फिर सी डज नॉट लाइक टू गो टू हॉस्पिटल, या फिर सी लाइक्स नॉट गो टू हॉस्पिटल, या सी डज नॉट लाइक्स टू गो टू हॉस्पिटल। अब यहाँ ध्यान दीजिए, सी पहले होगा, सब्जेक्ट है तो सब में पहले है। उसके बाद देखो डज हेल्पिंग वर्ब है तो डज लगेगा। ठीक है भैया, डज कहाँ कहाँ नहीं लगा है, जहाँ जहाँ नहीं लगा है उसको हटा दीजिए। अब फिर नॉट भी है तो नॉट लगेगा, यहाँ अभी तक सही चल रहा है और ये भी सही चल रहा है। फिर लाइक है तो लाइक लगेगा, लाइक्स नहीं लगेगा, तो ये भी गलत हो गया। अब अगर हम देखें तो क्या बचा? सी डज नॉट लाइक टू गो टू हॉस्पिटल, और यही आपका सही आंसर हो गया, बी नंबर वाला। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन मिसस्पेल्ड। मतलब इनमें नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द गलत स्पेलिंग वाला है? बेयरली है, या फिर नियरली है, या इंटायरली है, या रेयरली है। तो बच्चों बेयरली, BARELY बिल्कुल करेक्ट है, NEARLY ये भी करेक्ट है, RARELY ये भी करेक्ट है। इंटायरली में ENTIRLY होना चाहिए, ई नहीं होना चाहिए, बीच में जो ई है उसे नहीं होना चाहिए। तो इसलिए सी वाले की स्पेलिंग गलत है और यही सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फिल इन द गैप विद ए सुटेबल प्रीपोजिशन। एक उचित संबंध सूचक के साथ रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। द कैट जम्प्ड डॉट डॉट द टेबल। मतलब बिल्ली मेज पर, अब क्या की बिल्ली? तो जाहिर सी बात है कूदेगी। तो भैया पर होगा कि में होगा, यानी इनटू होगा, या अपान होगा, या आन होगा, या फिर इन होगा। तो बच्चों कूद रही है नहीं, कूदी है, तो इसलिए मेज पर हो जाएगा, ऑन द टेबल हो जाएगा। अगर कूद रही होता तो वहाँ पर अपान का प्रयोग होता। अब चलते हैं प्रश्न संख्या
9 से यानी क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के 10 तक का एक इंस्ट्रक्शन है। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बेलो, नीचे दिए गए अंश को पढ़िए, एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या है पैसेज। पैसेज कह रहा है दैट नाइट मतलब वह रात, वाज ए सारोफुल वन, एक दुख भरी रात थी। वह रात एक दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा पूरा कार्य कुछ भी नहीं रहा। देयर इज़ नो वन, कोई नहीं है, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी मदद कर सके। वी विल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष हम भूखे रहेंगे। अब देखते हैं क्या कह रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हु कैन हेल्प अस, हमारी मदद कौन कर सकता है। इस पाठ के अनुसार मतलब इस पैसेज के अनुसार उत्तर देना है। तो क्या होगा, एवरीवन, या फिर समवन, या फिर एनीवन, या फिर नो वन। तो कौन कर सकता है बच्चों, तो नो वन। हमारी मदद कौन कर सकता है, तो नो वन यानी कोई नहीं कर सकता, इसलिए डी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है व्हाट वाज फॉर नथिंग, कुछ नहीं के लिए क्या था। ऑल अवर फ्रेंड्स होगा, या ऑल अवर क्राफ्ट्स होगा, या ऑल अवर वर्क होगा, या ऑल अवर मनी। ये निर्देश है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। व्हिच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन, मंडेला कौन सी पार्टी से जुड़े। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, या फिर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी, या फिर नेशनल अफ्रीकन पार्टी, या फिर ही डिड नॉट ज्वाइन एनी पार्टी। मतलब मंडेला कौन सी पार्टी से जुड़े, क्या, तो मंडेला जो जुड़े थे वो एएनसी यानी कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है वाज राजवीर ए फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज, क्या राजवीर जासूसी भरी किताबों का एक मित्र था, शौकीन था। तो यस होगा, या मे बी होगा, या नो होगा, या डोंट नो। तो बच्चों उसमें सीधे सीधे कहा गया है कि राजवीर वाज आल्सो ये फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज, यानी कि एस होगा, सही वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों से कह रहा है व्हाट मूव्ड सिद्धार्था टू सीक आउट एनलाइटमेंट, मतलब सिद्धार्थ को प्रकाश की खोज के लिए किसने प्रेरित किया। ए सिक मैन मतलब एक बीमार व्यक्ति ने, एन एज्ड मैन मतलब एक बूढ़े व्यक्ति ने, ए मॉन्क बेगिंग भीख मांगते एक सन्यासी ने, या ऑल ऑफ द एबव यानी इन सभी ने। तो किसने किया था बच्चों, ऑल ऑफ द एबव यानी सभी ने उन्हें प्रेरित किया था। क्वेश्चन नंबर आपका है 14 नंबर क्या कह रहा है, 14 एंड 15 के लिए निर्देश है, और निर्देश में कहा जा रहा है रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे दिए गए अंश को पढ़ो और उनका उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन करो। द वे एक क्रो, रास्ते में एक कौवे ने सूक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर झकझोर कर गिराया, द डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ के कण, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री एक धतूरे के पेड़ से। अब इसमें कह रहे हैं हु वाज सिटिंग इन द ट्री, पेड़ों में कौन बैठा हुआ था। ए पीकॉक मतलब एक मोर, या फिर ए पीजन एक कबूतर, या ए स्पैरो एक गौरैया, या फिर ए क्रो यानी एक कौवा। तो कौन बैठा था बच्चों, कमेंट में आप लोग जवाब देते रहिए। एक क्रो यानी एक कौवा बैठा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है व्हेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, कवि कहाँ खड़ा हुआ था। अंडर ये पीपल ट्री, या फिर अंडर ये मैंगो ट्री, या अंडर ये हेमलॉक ट्री, या फिर अंडर ये बैनियान ट्री। तो कहाँ खड़ा था बच्चों, तो अंडर ये हेमलॉक ट्री, सी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 टू 20 के लिए कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब नीचे दिए गए उत्तर का प्रश्नों का सही उत्तर चुनने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है मिसेज पंफ्रे वाज ए, मिसेज पंफ्रे थी, क्या थी, ए पुअर लेडी मतलब एक गरीब महिला, या फिर ए सेल्फिश लेडी मतलब एक स्वार्थी महिला, रिच लेडी अमीर महिला, या फिर जेंटल लेडी साधारण महिला।
तो कैसी थी मिसेज पंपरे? तो मिसेज पंपरे एक अमीर महिला थी। ट्रिकी वाले पार्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है हु वाज थीफ इन द स्टोरी? कहानी में चोर कौन था? हरी सिंह या अनिल या मंगल पांडे या फिर सुरेश? तो कौन था बच्चों? तो उसमें हरी सिंह थी। ये आप लोगों की थीफ्स स्टोरी दूसरे वाले लेसन की कहानी है। और क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है हु वाज द मिडनाइट विजिटर ऑफ द स्टोरी? द मिडनाइट विजिटर कहानी का मध्यरात्रि का आगंतुक कौन था? आसिबल था या फिर फाउलर था या फिर मैक्स या रॉबर्ट? तो बच्चों रात में मध्यरात्रि के समय कौन आया हुआ था? तो उस समय आया हुआ था मैक्स, तो इसलिए मैक्स आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी वाला विकल्प। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है वेयर वाज एवराइट बॉर्न इन? एवराइट कहाँ पैदा हुआ था? लिवरपूल में या फिर लंदन में या रीडिंग में या ऑक्सफोर्ड में? तो एवराइट कहाँ पैदा हुआ था? एवराइट पैदा हुआ था रीडिंग में। कहाँ पर? रीडिंग में। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर कह रहा है माटिल्डा ऑलवेज रिमेंड? माटिल्डा सदैव रहती थी। कैसे रहती थी? अनहैप्पी या फिर हैप्पी या फिर डिलाइटेड या फिर कॉन्टेंटेड? माटिल्डा कैसी रहती थी बच्चों? तो माटिल्डा हमेशा अनहैप्पी रहती थी। क्यों? क्योंकि उसके पास कंप्लीट किया। एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। अब यहाँ से शुरू होता है पार्ट बी। पार्ट बी क्या कह रहा है? रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे दिए गए पैसेज को पढ़िए और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए देख लेते हैं भैया। इट इज़ अवर ड्यूटी टू ओबे अवर पेरेंट्स, मतलब अपने माता पिता का आज्ञा मानना हमारा कर्तव्य है। इट मीन्स इसका मतलब है दैट वी शुड डू ऑलवेज, कि हमें सदैव वही करना चाहिए व्हाट दे टेल अस टू डू, जो वह हमें करने के लिए बताते हैं। ऑल दैट वी हैव इज़ गिवन टू अस बाई आवर पेरेंट्स, ये जो कुछ भी हमारे पास है वो हमें हमारे माता पिता के द्वारा ही दिया गया है। दे टेंड अस व्हेन वी आर टू यंग, उन्होंने हमारा पालन पोषण किया जब हम बहुत छोटे थे। टू डू एनी थिंग फॉर आवर सेल्फ, हमारे लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार होते थे। दे कीप ये वॉच ओवर अस इन टाइम ऑफ सिकनेस, उन्होंने बीमारी के समय हमारी पूरी देखभाल की। प्रोवाइड फॉर आवर अम्यूज़मेंट्स, हमारी प्रसन्नताओं के लिए, खुशियों के लिए उन्होंने बहुत कुछ चीज़ें प्रदान की। टीच अस रिलीजन, हमें धर्म सिखाया। एंड गार्ड अस फ्रॉम इविल इन्फ्लुएंसेस, और बुरे प्रभावों से हमें हमारी सुरक्षा की या हमें बचाया। ओबीडियंस इज़ वेरी सिंपल वे ऑफ शोइंग ग्रेटिट्यूड फॉर दीज बेनिफिट्स, आज्ञा पालन उनके इन लाभों का एक आभार प्रकट करने का सबसे साधारण तरीका है। इट इज़ द वे, ये वह तरीका है दैट इज़ वेल विद इन द रीच ऑफ द यंग इन्फेंट, ये वो तरीका है जिससे एक अच्छी तरीके से एक शिशु में पहुंचा जा सकता, एज वेल एज द फुल ग्रोन सन, और साथ ही साथ बड़े बच्चों को भी सिखाया जा सकता है। अब ए नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाई शुड वी ओबे आवर पेरेंट्स, हमें हमारे माता पिता का कहना क्यों मानना चाहिए? तो क्या है भैया? वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए एज ए वे टू शो ग्रेटिट्यूड फॉर द बेनिफिट्स, उनसे जो हमें लाभ मिले हैं उसका आभार प्रकट करने के लिए हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। केयर, जो उन्होंने हमें ध्यान दिया है। एंड सेक्रीफाइसेस दे हैव प्रोवाइडेड फॉर अस, और हमें कुछ भी प्रदान करने के लिए जो उन्होंने बलिदान दिया है उसके लिए हमें उनका कहना मानना चाहिए। बी नंबर क्या कह रहा है बच्चों? व्हाट डू आवर पेरेंट्स डू फॉर अस, हमारे माता पिता हमारे लिए क्या करते हैं? आवर पेरेंट्स टेंड टू अस, हमारे माता पिता हमारा पालन पोषण करते हैं। व्हेन वी आर यंग, जब हम बहुत छोटे होते हैं। वॉच ओवर अस, हमारा देखभाल करते हैं ड्यूरिंग सिकनेस, बीमारी के दौरान। प्रोवाइड फॉर आवर अम्यूज़मेंट्स, हमारे प्रसन्नता के लिए हमें प्रदान करते हैं। टीच अस रिलीजन, हमें धर्म सिखाते हैं। एंड गार्ड अस फ्रॉम इविल इन्फ्लुएंसेस, और बुरे प्रभावों से हमारी सुरक्षा करते हैं।
दे गिव अस एवरीथिंग वी हैव, वह हमें वह प्रत्येक चीज़ें देते हैं जो हमारे पास है। इसमें सी नंबर कह रहा है व्हाट इज़ द वे ऑफ शोइंग अवर ग्रेटिट्यूड फॉर ऑल दीज बेनिफिट्स। इन सभी लाभों के लिए उनके प्रति हम अपना आभार प्रकट करने के लिए कौन सा तरीका है। ओबीडियंस इज ए सिंपल वे टू शो ग्रेटिट्यूड, मतलब आज्ञा पालन आभार प्रकट करने का एक सबसे साधारण तरीका है। फॉर द बेनिफिट्स एंड केयर प्रोवाइडेड बाय आवर पेरेंट्स, उन लाभों और देखभाल के लिए जो हमारे माता पिता ने किया है। इसके बाद में डी नंबर क्या कह रहा है बच्चों? डी नंबर कह रहा है व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स प्लीजर। पैसेज में कौन से शब्द का अर्थ आनंद है? तो एम्यूजमेंट से एक शब्द है। द वर्ड एम्यूजमेंट इन द पैसेज मीन्स प्लीजर। पैसेज में एम्यूजमेंट शब्द का अर्थ प्लीजर होता। अपनी माँ को एक पत्र लिखिए गिविंग हर योर इम्प्रेशन, उन्हें अपने भावों को देते हुए व्हाट यू लाइक, कि तुम क्या पसंद करते हो, एंड व्हाट यू डोंट लाइक इन योर कॉलेज, और तुम अपने कॉलेज में क्या नहीं पसंद करते हो। इस चीज़ के बारे में आपको बताना है अपनी माता जी को। तो चलिए देख लेते हैं। डियर मदर, प्रिय माँ, आई होप, मैं आशा करता हूँ, दिस लेटर फाइंड्स यू वेल, कि यह पत्र तुम्हें अच्छे से प्राप्त होगा। आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू माई इम्प्रेशन, मैं आपके साथ अपने भावों को बांटना चाहता हूँ अबाउट कॉलेज सो फार, कॉलेज के बारे में, जहाँ तक कि मैं कॉलेज के बारे में अपने भावों को आपके साथ में बांटना चाहता हूँ। आई रियली लाइक द डाइवर्सिटी ऑफ कोर्सेज, मैं वास्तव में कोर्स की विविधता को बहुत अच्छी पसंद करता हूँ। वी हैव, जो हमारे पास है, एंड द फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज़ इलेक्टिव्स दैट इंटरेस्ट मी, और चयन करने वाले विषयों को चुनने में जो हमारी लचीलापन है, या कह सकते हैं थोड़ा सा छूट है, उसे भी मैं, जिसमें हमारी रुचि हो उसे चुनने की हमारी जो छूट है, उसे भी मैं बहुत अधिक पसंद करता हूँ। द प्रोफेसर्स आर नॉलेजेबल, प्रवक्ता गण कैसे हैं? जानकार हैं। एंड अप्रोचेबल, और अप्रोच करने वाले हैं, मतलब नई नई खोज लाने वाले हैं। व्हिच मेक्स लर्निंग रियली इंगेजिंग, जो सीखना वास्तव में बहुत अधिक हम लोगों को सीखने में संलग्न बनाए रहता है। आई आल्सो एप्रिसिएट द कैंपस फैसिलिटीज़, मैं यहाँ की इस कैंपस की सुविधाओं की भी प्रशंसा करना चाहता हूँ। स्पेशली द लाइब्रेरी एंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस, विशेष रूप से पुस्तकालय और जो खेल विभाग है उसके लिए। व्हाट आई डोंट लाइक, जो मैं नहीं पसंद करता हूँ, एज मच, अधिक, इज़ द हैवी वर्कलोड, वह बहुत भारी कार्य है, एंड टाइट डेडलाइंस, और सख्त नियम है। समटाइम्स, कभी कभी, इट फील्स, ऐसा महसूस, ओवरवेलमिंग, ये हमें भाव विभोर महसूस कराता है। एंड आई विश, और मैं चाहता हूँ, देयर वीयर मोर रिसोर्सेज फॉर मैनेजिंग स्ट्रेस, कि इस चिंता को नियंत्रित करने के लिए अधिक संसाधन हो। आल्सो आई फाइंड सम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस, इसमें मैं कुछ प्रशासनिक प्रक्रिया को पाता हूँ, ए बिट ब्यूरोक्रेटिक एंड फ्रस्ट्रेटिंग, जैसे थोड़ा सा आधिकारिक और निराशाजनक मैं पाता हूँ। ओवरऑल, अंततः यह सब मिला करके, आई एम एंजॉइंग, मैं आनंद ले रहा हूँ, कॉलेज, मतलब इस कॉलेज का, एंड लर्निंग ए लॉट, और बहुत अधिक सीख रहा हूँ, बहुत, दोनों तरीके से, एकेडमिकली एंड पर्सनली, मतलब कि संस्थागत और व्यक्तिगत रूप से भी। आई वुड लव टू हेयर योर थाट्स, मैं आपके विचारों को सुनना पसंद करूँगा, एंड एडवाइस, और जो आप सुझाव देंगी उसे भी पढ़ना पसंद करूँगा, ऑन हाउ टू नेविगेट दीज चैलेंजेस, की इन चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए। योर लविंग सन, आपका प्रिय बेटा, नाम आपको नहीं लिखना है। अच्छा, ये डेट इधर डालना चाहिए था, लेकिन इधर सेट हो गया है, कोई बात नहीं, आप उसको कर लेना। अथवा क्या कह रहा है बच्चों? अथवा कह रहा है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए, रिक्वेस्टिंग हिम या हर टू इशू ए ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, उनसे एक स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करने के लिए
निवेदन करते हुए एज योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड, जैसा कि आपके पिताजी का स्थानांतरण हो गया है। अब इसमें क्या है बच्चों, आंसर नंबर फर्स्ट, मतलब इसमें आंसर देखते हैं क्या है। टू द प्रिंसिपल, मतलब सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, PSCIC धानेपुर गोंडा। अब चलिए देखते हैं इसमें। डियर सर और मैडम, मतलब श्रीमान या प्यारे श्रीमान जी या मैडम जी, आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे निवेदन करते हुए लिख रहा हूँ, टू इश्यू ये ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, एक स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करने के लिए, एज माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू लखनऊ, जैसा कि मेरे पिताजी का स्थानांतरण कहाँ हो गया है, तो लखनऊ में हो गया है। ड्यू टू दिस, इसके कारण, आई विल बी रीलोकेटिंग, मुझे स्थान परिवर्तन करना होगा, एंड नीड टू ज्वाइन ए न्यू इंस्टीट्यूशन, और एक नई संस्था में मुझे जुड़ना होगा। फिर क्या कह रहा है बच्चों, आई हैव बीन ए स्टूडेंट, मैं एक छात्र रहा हूँ, ऑफ PSCIC, मतलब इस कॉलेज का, सिंस 5/4/2023, मतलब 5 अप्रैल 2023 से, एंड हैव कंप्लीटेड हाई स्कूल एग्ज़ाम ऑफ माई कोर्स, और अपने पाठ्यक्रम का मैंने कक्षा 10 की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। आई वुड बी ग्रेटफुल, मैं आभारी रहूँगा, इफ़ यू कुड इशू माई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट एट द अर्लीस्ट, यदि आप मेरे स्थानांतरण प्रमाण पत्र को जल्द से जल्द जारी कर देंगे। आई हैव क्लियर्ड ऑल माई ड्यूज़, मैंने अपने सारे भुगतान जमा कर दिए हैं, एंड हैव नो आउटस्टैंडिंग ऑब्लिगेशन टू द कॉलेज, और कॉलेज के प्रति मेरी कोई भी जिम्मेदारी या फीस जमा करने की कोई भी देय मेरे ऊपर नहीं है। आई वुड अप्रिसिएट इट, मैं इसकी प्रशंसा करूँगा, इफ़ यू कुड एक्सपेडिट द प्रोसेस, यदि आप इस प्रक्रिया को पूरी कर दें। थैंक यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्ट, आपके समझने के लिए और आपको मेरा मदद करने के लिए धन्यवाद। योर एविडेंटली, आपका आज्ञाकारी शिष्य, यहाँ पर XXX कर देंगे, क्लास 11, क्योंकि इस समय आप क्लास 11 में होंगे जब 10 का एग्ज़ाम कर चुके हैं, तो डेट आज का डालेंगे। यानी एक बार सभी लोग अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, और अगर लाइक कर चुके हैं तो आप लोग वैसे ही कोई भी इमोजी बना करके कमेंट में भेजिए। साथ ही साथ आप लोग क्लास को अधिकतर शेयर कर दीजिए अधिकांश लोगों के पास, और सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी करिए। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, राइट ए रिपोर्ट ऑन एन इलेक्शन सीन इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स, आप एक चुनाव दृश्य का वर्णन एक 80 से 100 शब्दों में करना है, जिसमें हिंट्स क्या है, टाइम एंड प्लेस, मतलब समय और स्थान, सीन आउटसाइड द पोलिंग स्टेशन, पोलिंग स्टेशन के बाहर का दृश्य, सीन इनसाइड द पोलिंग स्टेशन, पोलिंग स्टेशन के भीतर का दृश्य, पोलिंग मेथड, मतलब मतदान की प्रक्रिया, अरेंजमेंट बाय द पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब पुलिस और प्रशासन की व्यवस्थाएं। चलिए देख लेते हैं आंसर में क्या है। तो द डे बिगेन विद वोटर्स अराइविंग एट 7 AM, दिन की शुरुआत मतदाताओं के 7 बजे पहुंचने के साथ शुरू होता है। ईगर टू कास्ट देयर वोट्स, अपने वोट का कीमत समझने के लिए उत्सुक होते हैं। आउटसाइड, बाहर, लॉन्ग क्यूज फार्म, बहुत लंबी कतारें बनाई गई, एंड पुलिस पर्सनल मेंटेन्ड ऑर्डर, और पुलिस ने व्यक्तिगत रूप से पूरे नियमों को व्यवस्थित किया। इंश्योरिंग ए पीसफुल एटमॉस्फेयर, एक शांतिपूर्ण वातावरण का निर्माण करते हुए। फिर क्या है, इनसाइड द पोलिंग, पोलिंग के भीतर, पोलिंग स्टेशन, मतदान स्टेशन केंद्र के भीतर, ऑफिशियल्स चेक्ड वोटर IDs, अधिकारी लोग मतदाताओं के पहचान पत्र को जांचते थे। वेरीफाइड नेम्स ऑन द इलेक्टोरल रोल, और जो चुनाव यानी मतदाता सूची से मतदाताओं का नामों को मिलान करते थे। एंड गाइडेड वोटर्स टू द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, यानी EVMs, और मतदाताओं को EVM के लिए, यानी इलेक्ट्रॉनिक मतदाता मशीन, मतदान मशीन के लिए निर्देश देते थे। द वोटिंग प्रोसेस वाज स्मूथ, मतदान की प्रक्रिया बहुत शांत थी।
with voters marking their choices in a calm and composed manner, जिसमें मतदाताओं को एक शांत और कह सकते हैं सभ्य वातावरण में अपने लोगों को चुनने की स्वतंत्रता थी। अथॉरिटीज़ इंश्योर्ड, यानी जो अधिकारी थे भरोसा दिलाते थे दैट सैनिटाइजर्स एंड मास्क वेयर अवेलेबल फॉर वोट्स, कि सैनिटाइजर और मास्क वोटरों के लिए, मतदाताओं के लिए अनिवार्य था, एंड स्टाफ के लिए भी। मेंटेनिंग कोविड-19 प्रोटोकॉल, जिसमें कोविड-19 के प्रोटोकॉल को बनाए रख सकें। द एडमिनिस्ट्रेशन हैड मेड एडक्वेट अरेंजमेंट्स, प्रशासन ने पर्याप्त व्यवस्थाएं बनाई थी। इंक्लूडिंग रैम्स फॉर डिसेबल्ड वोटर्स, डिसेबल यानी जो असमर्थ मतदाता थे उनके लिए अलग व्यवस्था थी। एंड सेपरेट क्वीज फॉर वोमेन, और महिलाओं के लिए अलग लाइन थी। एंड सीनियर सिटीजन्स, और जो श्रेष्ठ यानी वरिष्ठ नागरिक थे उनके लिए भी अलग व्यवस्था थी। द पोलिंग ऑफिशियल्स वेयर एफिशिएंट, मतदाता यानी जो मतदान अधिकारी थे वे सभी पर्याप्त महत्व को समझते थे या समर्थवान थे। एंड दियर एफर्ट्स क्रिएटेड ये पीसफुल इन्वायरमेंट, और उनके प्रयास ने एक शांत वातावरण बनाया था। इनकरेजिंग मैक्सिमम पार्टिसिपेशन, जिसमें अधिकांश प्रतिभागी प्रोत्साहित करते हुए। ओवरऑल द इलेक्शन सीन वाज ए टेस्टामेंट टू द कंट्रीज रोबस्ट डेमोक्रेटिक प्रोसेस। कुल मिलाकर के या कह सकते हैं अंततः चुनाव एक देश का एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण केंद्र था या परीक्षण था। शोकेसिंग द एंथुसियाज्म एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिटीजन्स एक्सरसाइजिंग देयर राइट टू वोट, मतलब अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करने का ये उनकी जिम्मेदारी और उत्साह था। अब इसके बाद में देखते हैं बच्चों, मान लीजिए आप इसे नहीं कर पा रहे हैं तो अथवा वाले में आप इसको ज़रूर कर लेना। राइट एन आर्टिकल इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स, 80 से 100 शब्दों में आपको एक लेख लिखना है। ऑन स्मार्टफोन यूजेज एंड मिसयूजेज, मतलब स्मार्टफोन यूज़ और मिसयूज का। ऑफ स्मार्टफोन्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट्स गिवन बेलो, जो नीचे बिंदु दिए गए हैं उनके आधार पर, जिसमें पहला बिंदु क्या है बच्चों, गूगल सर्चिंग। दूसरा है इंटरटेनमेंट, तीसरा है कॉन्टैक्ट, चौथा है शॉपिंग, पांचवा है साइबर क्राइम्स और छठवां है हार्मफुल इंडल्जेंसेस, मतलब कि नुकसानदायक या हानियाँ। स्मार्टफोन्स हैव ट्रांसफॉर्म्ड फॉर आवर लाइव्स, स्मार्टफोनों ने हमारे जीवन को परिवर्तित कर दिया है। ऑफरिंग ए वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज़, जिसमें हमें संभावनाओं का एक संसार प्रदान किया है। एट आवर फिंगर टिप्स, हमारी अंगुलियों की नोक पर। वी कैन एक्सेस वास्ट इंफॉर्मेशन थ्रू गूगल, हम गूगल से बहुत विशाल जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। स्टे इंटरटेन्ड विद एप्स, अलग अलग एप्लीकेशन के माध्यम से हम मनोरंजन ले सकते हैं। कनेक्ट विद लव्ड वंस, प्रत्येक अपने प्रिय लोगों से जुड़े रह सकते हैं। एंड शॉप ऑनलाइन, और ऑनलाइन दुकानदारी भी कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। हाउएवर एक्सेसिव यूज़ कैन लीड टू मिसयूज, जैसा कि अत्यधिक उपयोग दुरुपयोग में बदल जाता है। सच एज इंडल्जिंग इन साइबर क्राइम, जैसे कि साइबर क्राइम का अपराध को बढ़ाता है। स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन, यानी गलत अवधारणाएं फैलाता है। एंड वेस्टिंग टाइम ऑन नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, और कह सकते हैं व्यर्थ में क्रियाकलाप करने से समय की बर्बादी हो सकती है। मोरओवर, इससे भी अधिक, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम कैन हार्म आवर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, मतलब मोबाइल का अधिक समय तक उपयोग करने से हमारा शारीरिक और मानसिक नुकसान हो सकता है। लीडिंग टू एडिक्शन, जिसमें लत को बढ़ा सकता है। सोशल आइसोलेशन, सामाजिक एकांतता बढ़ा सकता है। एंड डिक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, और हमारी रचनात्मकता को कम कर सकता है। टू मैक्सिमाइज बेनिफिट्स एंड मिनिमाइज रिस्क,
मतलब लाभ को अधिक करने के लिए और हानि को कम करने के लिए, खतरों को कम करने के लिए वी मस्ट यूज स्मार्टफोन्स रिस्पॉन्सिबली, हमें स्मार्टफोन का प्रयोग जिम्मेदारी पूर्वक करना चाहिए। सेट बाउंड्रीज मतलब सीमाएं व्यवस्थित करना चाहिए एंड स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन यूजेज एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, और जीवन के अन्य उपयोगों और योजनाओं के प्रति संतुलन बनाए रखना चाहिए। बाय डूइंग सो, ऐसा करके वी कैन हार्नेस दियर पोटेंशियल, हम उनकी उच्च क्षमताओं को प्राप्त कर सकते हैं, व्हाइल एवॉइडिंग पिटफॉल्स, उसकी हानियों से बचते हुए। क्वेश्चन नंबर 24 और 24 से पहले सभी लोग लाइक कीजिए, एक बार लाइक कर दीजिए क्लास को, और इसे अपने अपने मित्रों के पास में सभी लोग शेयर कर दीजिए, और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी करते रहिए। देखिए बार बार बताना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप लोग करते नहीं हैं तो हम क्या करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का ए कह रहा है, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हुए आप पुनः इन वाक्यों को लिखिए। इस वाक्य को, नीचे दिए गए वाक्य को, तो क्या कह रहा है भैया, द मदर सेड टू हर सन, माता ने अपने बेटे से कहा, व्हाई आर यू नॉट पेइंग अटेंशन टू योर बुक्स दीज डेज, इन दिनों आप अपनी किताबों पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। अब आंसर देखिए, तो द मदर क्या हो जाएगा, द मदर सेड टू का बच्चों आस्क्ड हो जाएगा, द मदर आस्क्ड हर सन, माता ने अपने बेटे से पूछा, क्या पूछा। व्हाई जो आपका है ये क्वेश्चन वर्ड है, तो इसे ही कंजक्शन ले लीजिए व्हाई। यू की चेंजिंग हर सन से होगा तो ही हो जाएगा। ये आर है तो आर का क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, ही वाज नॉट। इसके बाद में क्या है बच्चों, पेइंग है, तो पेइंग का आपका पेइंग ही रह जाएगा, क्या रह जाएगा, पेइंग ही रह जाएगा। अटेंशन का अटेंशन हो जाएगा, पेइंग अटेंशन। उसके बाद में और क्या बच रहा है, टू, टू योर की चेंजिंग हर सन से होगा तो हिज हो जाएगा, हिज। बुक्स हो जाएगा, बुक्स। और दीज का क्या हो जाएगा, दोज हो जाएगा, डेज का डेज हो जाएगा, तो दोज डेज। इस प्रकार से आप लोगों का बन गया, द मदर आस्क्ड हर सन व्हाई ही वाज नॉट पेइंग अटेंशन टू हिज बुक्स दोज डेज। अब बी नंबर में क्या कह रहा है, तो बी नंबर में कह रहा है बच्चों, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, नीचे दिए गए वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलिए। तो क्या कह रहा है, यू नो हिम वेल, तुम उसे अच्छे से जानते हो, तो हिम इधर आएगा पैसिव में तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो इज लगेगा, ही इज। नो का थर्ड फॉर्म होता है नोन, तो नोन हो गया। अब नो के साथ में बाई नहीं बल्कि टू लगता है, नो टू यू। उसके बाद में वेल लिख करके फुल स्टॉप लगा देंगे, और इस प्रकार से आप लोगों का हो गया, ही इज़ नो टू यू वेल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी, इसका जो है सी कह रहा है, पंक्चुएट द फॉलोइंग, जिसमें क्या है, हरी सेड टू अमन आई लाइक योर ड्रेस, तो हरी का क्या करना है, एच कैपिटल में कर देना हरी, फिर हो जाएगा सेड टू अमन, अमन का ए कैपिटल में कर देना, कामा लगा लेना है, उसके बाद में इन्वर्टेड कामा लगा लेना है, फिर आई कैपिटल में हो जाएगा, आई लाइक, उसके बाद में योर, योर ड्रेस, और फिर क्या करेंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे, इन्वर्टेड कामा क्लोज कर देंगे, और इस प्रकार से आप लोगों का ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी पर, और डी नंबर क्या कह रहा है बच्चों, डी नंबर कह रहा है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, नीचे दिए गए वाक्य को अंग्रेजी में बदलो। अशोक एक प्रसिद्ध सम्राट हुआ है, तो अशोक कौन था, अशोक एक प्रसिद्ध सम्राट था, यानी अशोक वाज ए ग्रेट, यानी रिनोन्ड, रिनोन्ड एम्परर। अशोक एक प्रसिद्ध बादशाह था, वह अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था, तो भैया ही लव्ड हिज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट्स मतलब प्रजा, वेरी मच, ही लव्ड हिज सब्जेक्ट्स वेरी मच। फिर कलिंग के युद्ध के बाद वह युद्ध से घृणा करने लगा, तो आफ्टर द कलिंग वार, यानी कलिंग के युद्ध के बाद, ही बिगेन टू हेट वार, वह युद्ध से घृणा करने लगा। वह प्रजा की भलाई के काम करने लगा, तो ही
स्टार्टेड उसने शुरू किया या करने लगा, डूइंग गुड मतलब अच्छा करने लगा, वर्क मतलब अच्छे कार्य, फॉर हिज सब्जेक्ट्स अपनी प्रजा के लिए, वो अपनी प्रजा के लिए अच्छे कार्य करने लगा। क्वेश्चन नंबर 25 से पहले सभी लोग लाइक शेयर करते रहिए बच्चों, बार बार ना कहना पड़े, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक और शेयर करते रहिए। कह रहा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच। नीचे दिए गए प्रश्नों में से प्रत्येक का उत्तर 30 से 40 शब्दों में देना है। Whom did लेंचो कॉल ए बंच ऑफ क्रोक्स? लेंचो ने बेईमानों का समूह किसे कहा? एंड वाई और क्यों कहा, दोनों बताना है, किसे कहा और क्यों कहा। तो भैया लेंचो कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज ए बंच ऑफ क्रोक्स। लेंचो ने डाक विभाग के कर्मचारियों को बेईमानों का एक समूह कहा। बिकॉज क्योंकि दे कुडेंट फुलफिल हिज रिक्वेस्ट फॉर मनी, क्योंकि वे रुपये के लिए उसके निवेदन को पूरा नहीं कर सकते थे। एंड ही बिलीव्ड और वह विश्वास करता था, दे वेयर डिसऑनेस्ट कि वे बेईमान थे। थिंकिंग सोचते हुए, दे केप्ट द मनी कि वे रुपये रख लिए थे। ही हैड आस्क्ड फॉर इन हिज लेटर टू गॉड, जो उसने अपने भगवान के पत्र में मांगा था, उसमें से उन लोगों ने उसके रुपयों को चुरा लिया था। अथवा मान लो आप इसे नहीं कर पा रहे तो आप इसे कर लेना। आंसर आर में क्या कह रहा है, व्हाई डिड एनी फ्रैंक मेंटेन ए डायरी? एनी फ्रैंक ने एक डायरी क्यों बनाया? तो एनी फ्रैंक मेंटेन ए डायरी, एनी फ्रैंक ने एक डायरी बनाया टू एक्सप्रेस हर फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए, थॉट्स मतलब विचारों को, एंड एक्सपीरियंस और अनुभव करने के लिए, व्हाइल हाइडिंग विथ हर फैमिली ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड। WW सेकेंड मतलब वर्ल्ड वार सेकेंड। यानी एनी फ्रैंक ने अपने भावनाओं, विचारों और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपने परिवार के साथ छिपे होने के समय अपने अनुभव को प्रकट करने के लिए एक डायरी बनाया। सी नेम्ड इट किटी, उसने इसका नाम किटी रखा। एंड रोट लेटर्स टू इट, और इसमें पत्रों को लिखा। फाइंडिंग सोलेस इन राइटिंग एमिडेस्ट द ट्रामेटिक सर्कमटेंसेस, मतलब विपरीत परिस्थितियों में भी लिखने में आनंद, अकेलापन पाकर के खुश थी। प्रिजर्विंग हर स्टोरी, अपनी कहानियों को संरक्षित करती थी। एंड इमोशंस फॉर पोस्टेरिटी, और भावनाओं को आने वाले लोगों के लिए वह एकत्रित करती थी। बी नंबर क्या कह रहा है बच्चों? तो क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है, व्हाई डिड वल्ली नॉट लाइक टू बी कॉल्ड ए चाइल्ड? वल्ली एक बच्ची क्यों नहीं कहलाना चाहती थी? तो वल्ली डिडेंट लाइक टू बी कॉल्ड ए चाइल्ड, वल्ली एक बच्ची नहीं कहलाना चाहती थी। बिकॉज क्योंकि सी वांटेड टू बी सीन एज ग्रोन अप, क्योंकि वह बड़े लोगों के रूप में देखी जानी चाहती थी। एंड इंडिपेंडेंट और स्वतंत्र देखी जानी चाहती थी। एज 8 years ओल्ड, 8 वर्ष की उम्र के रूप में। सी वाज मेच्योर, वह परिपक्व थी। एंड टुक केयर ऑफ हरसेल्फ, और अपना खुद का ध्यान रखती थी। ट्रेवलिंग एलॉन ऑन द बस, बस में अकेले यात्रा करना। एंड फेल्ट डिसरिस्पेक्टेड, और अपमानित महसूस करना। व्हेन ट्रीटेड लाइक ए यंग चाइल्ड, जब उसे एक छोटी लड़की के रूप में व्यवहार किया जाता था। yearning फॉर रिकग्नाइजेशन एज ए रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल, एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में वह अपना पहचान बनाने की इच्छा रखती थी। इसके बाद में बच्चों अगला क्या कह रहा है? तो अगला आप लोगों का है, अगला नंबर अथवा में मान लो आप इसे नहीं कर पाते हैं तो आप इसे कर लेना। इन मंडेलाज ओपिनियन, मंडेला के विचारों से, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन, एक राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? मंडेला के अनुसार एक देश की सबसे बड़ी संपत्ति, सबसे बड़ा धन क्या है? तो इन मंडेलाज ओपिनियन, मंडेला के विचारों में, द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन इज़ इट्स पीपुल, एक देश की सबसे बड़ी संपत्ति इसके लोग हैं। एम्फेसाइजिंग, ये दृढ़ता प्रकट करते हुए, दैट द ट्रू स्ट्रेंथ एंड प्रॉस्पेरिटी, की सच्ची शक्ति और संपन्नता ऑफ ये कंट्री, मतलब एक देश का, लाई इन द गुडनेस, मतलब अच्छाइयों में होती है, स्किल्स कुशलताओं में होती है, एंड यूनिटी ऑफ इट्स सिटीजन, और इसके नागरिकों की एकता में होती है। रेदर देन जस्ट द नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक उसी प्रकार की अपेक्षा के अनुसार जैसा कि प्राकृतिक संसाधन, और मटेरियल वेल्थ, या फिर
जो पदार्थ नंबर 26 और 26 से पहले सभी लोग बच्चों लाइक और शेयर कर दीजिए, ज़ोरदार तरीके से लाइक और शेयर एक बार कर दीजिए। एक बार सभी लोग हैंड रेज वाला कमेंट कीजिए कि पता चले कि आप लोग जुड़े हैं और समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। नीचे दिए गए किसी भी एक प्रश्न का आप 60 शब्दों में लगभग जवाब दीजिए। हाउ डिड द रेन चेंज इनटू डिसेस्टर, बारिश बर्बादी में कैसे बदल गई। और हाउ डिड इट अफेक्ट लेंचोज फील्ड्स, इसने लेंचो के खेतों को कैसे प्रभावित किया। तो देख लेते हैं भैया। द रेन टर्न्ड इनटू ये डिसेस्टर, बारिश एक बर्बादी में बदल गई। व्हेन ए हेल स्टॉर्म फॉलोड, जब ओलों की बारिश होने लगी। डिस्ट्रॉइंग लेंचोज फील्ड, लेंचो के खेतों को एंड क्रॉप्स और फसलों को बर्बाद करते हुए। द हेल स्टोन्स एज बिग एज फ्रोजन पर्ल्स, बर्फील जो बर्फ के ओले थे वह उतने बड़े थे जितना कि बर्फीले मोती। कंप्लीटली डिवेस्टेटेड द फील्ड, जो पूरी तरीके से खेत को बर्बाद कर दिया। रनिंग लेंचोज लिवलीहुड, जो लेंचो की जीविका चलाते थे। द वंस प्रॉमिसिंग क्रॉप्स वेयर डिस्ट्रॉयड, जब एक बार अच्छे फसल की वादा करने वाली फसल बर्बाद हो गई। लीविंग लेंचो इन डिस्पेयर, लेंचो को निराशा में छोड़ते हुए। एंड हिज फैमिलीज फ्यूचर अनसर्टेन, और उसके परिवार की भविष्य को अनिश्चितता में छोड़ते हुए। ड्यू टू द लॉस, हानि के कारण। अब बी नंबर पूछ रहा है, दोनों में से कोई एक करना है। तो बी नंबर कह रहा है व्हाट डिड राजवीर सी ऑन द वे ड्यूरिंग हिज कार जर्नी टू ढेकियाबारी, अपने कार से यात्रा के दौरान ढेकियाबारी जाते समय राजवीर ने रास्ते में क्या देखा था। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या देखा भैया। तो ड्यूरिंग द कार जर्नी टू ढेकियाबारी, ढेकियाबारी कार से जाते समय राजवीर सा वास्ट इम्पेंसेजेस ऑफ टी गार्डन्स, राजवीर ने एक्सपेंसेस मतलब राजवीर ने क्या किया, चाय की बागानों का विशाल या विस्तृत क्षेत्र देखा। विद रोज अपॉन रोज, जिसमें कतारें ही कतारें थी। ऑफ नीटली प्रून्ड टी बसेस, चाय की झाड़ियों की बहुत सफाई से कटाई और तोड़ाई हुई थी। स्ट्रेचिंग एज फार एज द आई कुड सी, उतनी दूरी तक इसका विस्तार था जितना कि आंखें देख सकती थीं। द ब्यूटीफुल सीनरी, सुंदर दृश्य। ऑफ लस ग्रीनरी, मतलब पूरी तरीके से हरियाली की। एंड द साइट ऑफ टी प्लकर्स, और चाय तोड़ने वालों का दृश्य। एट वर्क एडेड टू द चार्म ऑफ द जर्नी, और कार्य पर जो लगे हुए थे उनका इस यात्रा की सुंदरता को, आकर्षण को और भी बढ़ा देता है। कैप्टिवेटिंग राजवीर इमेजिनेशन, जो राजवीर की कल्पना थी उससे भी अधिक। एंड फैसिनेशन, और आकर्षण से भी। विद द टी गार्डन, चाय की बागानें उससे भी अधिक थीं। द साइट वॉज ए ट्रीट टू हिज आईज, ये दृश्य उसकी आंखों के लिए एक उपचार जैसा था। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, 27 नंबर क्या कह रहा है बच्चों। व्हाट टाइप ऑफ लाइफ डज अमांडा विश फॉर, अमांडा किस प्रकार के जीवन की इच्छा करती है। एक्सप्लेन गिविंग एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण देते हुए इसकी व्याख्या कीजिए। तो भैया अमांडा विशेज फॉर ए लाइफ ऑफ फ्रीडम, अमांडा स्वतंत्रता की एक जीवन जीने की इच्छा करती है। एंड फैंटेसी, और कल्पना की जीवन जीने की इच्छा करती है। अवे फ्रॉम द कॉन्स्टेंट्स ऑफ हर रियलिटी, अपनी वास्तविकता के विरोधों से काफ़ी दूर जा कर के। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, सी ड्रीम्स ऑफ बीइंग ए मरमेड, वह एक जलपरी होने की कल्पना करती है। लिविंग इन ए पीसफुल इमरल्ड सी, जो एक शांत हरे समुद्र में रहने की सोचती है। व्हेयर सी कैन ड्रिफ्ट ब्लिसफुली, जहाँ वह प्रसन्नतापूर्वक विचरण कर सकती है। अवे फ्रॉम द नैगिंग एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑफ हर एवरीडे लाइफ, अपने जीवन के प्रत्येक दिन की टोका टाकी और प्रतिबंध के जीवन से वह दूर होकर के रहना चाहती है। अथवा मान लो आप इसे नहीं कर पा रहे हैं तो अथवा में और में आप लोग कर लेना। राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम, किसी भी कविता का आप 4 लाइन लिख देना। प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, जो आपके सिलेबस में होना चाहिए। लेकिन कंडीशन है डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, प्रश्न पत्र में दिए हुए पंक्तियों को आप बिल्कुल भी कॉपी नहीं करेंगे।
अब क्वेश्चन नंबर 28 से पहले एक बार सभी लोग क्लास को जोरदार तरीके से लाइक और शेयर करते रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं है अभी तक चैनल तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। नीचे दिए गए कविता में से किसी एक के केंद्रीय भाव लिखिए इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स, 40 से 50 शब्दों में। डस्ट ऑफ स्नो है, द ट्रीज है और द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ये पोएम है और इसकी हम लोग सेंट्रल आइडिया देखते हैं। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, कस्टर्ड द ड्रैगन की कथा इज दैट मतलब है कि शुड नॉट जज अदर्स बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंस आर बिहेवियर, कि किसी दूसरों को उनके शारीरिक संरचना या व्यवहार से कभी भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। एज एवरी वन हैज़ देयर आउन यूनिक स्ट्रेंथ, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के पास अपनी खुद की विशेष क्षमता होती है, अद्भुत क्षमता होती है, एंड वीकनेस और कमजोरी भी होती है। एंड इवन द मोस्ट अनलाइकली पर्सन आर क्रिएचर कैन प्रूव टू बी ब्रेव, और यहाँ तक कि सबसे असामान्य या असाधारण व्यक्ति या जीव भी अपने आप को बहादुर सिद्ध कर सकता है, एंड हीरोइक और नायकीय सिद्ध कर सकता है व्हेन द सिचुएशन डिमांड्स इट, जब स्थिति। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। आप किसी भी एक प्रश्न का उत्तर 30 से 40 शब्दों में आपको देना है। और आपको बता दें ये आपका सप्लीमेंट्री का शॉर्ट आंसर है। एक बार सभी लोग क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और लाइक भी करते रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जितना कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी, ट्रिकी को बचाने का इकलौता मार्ग क्या था, कौन सा तरीका था? द ओनली वे टू सेव ट्रिकी, ट्रिकी को बचाने का इकलौता तरीका वाज टू चेंज हिज लाइफ स्टाइल, उसके जीवन के रहन सहन के तौर तरीकों को बदलना था। डॉक्टर हेरियट ट्रीटेड ट्रिकी, डॉक्टर हेरियट ने ट्रिकी का उपचार किया। विदाउट मेडिसिन, बिना किसी दवा और सर्जरी या फिर ऑपरेशन के उन्होंने ट्रिकी का इलाज कर दिया। फोकसिंग ऑन ए स्ट्रिक्ट डाइट, उसके कठोर भोजन नियमावली पर ध्यान देते हुए, एंड प्लेनिटी ऑफ एक्सरसाइज, और उसके पर्याप्त मात्रा में व्यायाम को ध्यान देते हुए उन्होंने उसका इलाज कर दिया। ट्रिकी वाज गिवन ओनली वाटर फॉर द फर्स्ट 2 days, ट्रिकी को केवल पहले 2 दिनों तक केवल और केवल पानी ही दिया गया। एंड देन दिस डाइट वाज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड, और फिर ये भोजन की जो व्यवस्था थी उसको धीरे धीरे बढ़ाया गया पूरी तरीके से। ही वॉज आल्सो इनकरेज टू प्ले एंड एक्सरसाइज विद अदर डॉग्स, उसे दूसरे कुत्तों के साथ खेलने के लिए और व्यायाम करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया एट द सर्जरी, शल्य चिकित्सालय में। व्हिच हेल्प्ड हिम रीगेन हिज एनर्जी एंड हेल्थ, जिसने उसके स्वास्थ्य और उसकी ऊर्जा को पुनः वापस प्राप्त करने में उसकी मदद की। बी नंबर क्या कह रहा है बच्चों? बी नंबर कह रहा है हु वाज ग्रिफिन, ग्रिफिन कौन था? व्हाट हैड ही डिस्कवर्ड, उसने क्या खोजा था? तो भैया ग्रिफिन वाज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट। ग्रिफिन कौन था? एक शानदार वैज्ञानिक था, बहुत ही बुद्धिमान वैज्ञानिक था। ही डिस्कवर्ड ए फार्मूला, उसने एक फार्मूला खोज लिया था दैट मेड ए ह्यूमन बीइंग इनविजिबल, जो एक मनुष्य के शरीर को अदृश्य कर देता था। चेंजिंग द बॉडीज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू द एयर टू दैट ऑफ एयर, मतलब उस हवा में उस शरीर को पूरी तरीके से घुलनशील कर देता था, पारदर्शी कर देता था। दिस डिस्कवरी अलाउड हिम टू बिकम इनविजिबल, उसके इस खोज ने उसे अदृश्य होने की अनुमति दे दी, अदृश्य बनने की अनुमति दे दी। बट इट आल्सो लेड टू हिज डाउनफॉल, लेकिन इसने उसका पतन भी आगे बढ़ाया। एज ही स्ट्रगल्ड विद द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्शन, जब वह अपने उस कार्यों के परिणामों के लिए संघर्ष कर रहा था तो ये उसको भी दर्शाया गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्वेश्चन पेपर। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स, किसी भी एक प्रश्न का उत्तर आपको 60 शब्दों में देना है।
जिसमें पहला प्रश्न कह रहा है बच्चों कि गिव ए करेक्टर स्केच ऑफ भोली। भोली का एक चरित्र चित्रण कीजिए। भोली ओरिजिनली नेम्ड सुलेखा। भोली जिसका वास्तविक नाम सुलेखा है इज ए कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक करेक्टर, एक मिश्रित और महत्वपूर्ण पात्र है हु अंडरगोज सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन, जो कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तनों से गुजरती है थ्रू आउट द स्टोरी, पूरे कहानी में, जो इस पूरे कहानी में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तनों से होकर के गुजरती है। इनिशियली प्रारंभ में सी इज ए टिमिड, वह कायर है, साई मतलब शर्मीली है, एंड वल्नरेबल गर्ल और हकलाने वाली लड़की है, विद फिजिकल स्केयर्स मतलब भद्दी लड़की है जिसके शरीर पर शारीरिक दाग हैं, फ्रॉम स्मॉल पॉक्स मतलब छोटी माता के से, एंड ये स्पीच इम्पेडिमेंट और उसके वाणी में हकलाहट है, मेकिंग हर ये टारगेट ऑफ रेडिकल, जो उसे एक मजाक यानी हंसी का एक पात्र बना देता है, एक लक्ष्य बना देता है। सी इज नेग्लेक्टेड बाई हर फैमिली, उसके परिवार के द्वारा उसकी उपेक्षा की जाती है, मतलब परिवार उसे उपेक्षित करता है। हु व्यू हर एज ए बर्डन, जो उन्हें एक भार के रूप में उसे देखता है। लीडिंग टू लो सेल्फ स्टीम, जो उसके आत्म भावों को और कम करती है, एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, और आत्मविश्वास को भी उसके कम कर देती है। हाउएवर, जैसा कि विद द सपोर्ट एंड इनकरेजमेंट ऑफ हर टीचर, अपने अध्यापिका के मदद और साहस उत्साहवर्धन के साथ भोली गेन्स कॉन्फिडेंस, भोली आत्मविश्वास प्राप्त करती है, एंड बिकम्स एसर्टिव, और सकारात्मक लड़की बन जाती है। सी लर्न्स टू स्पीक क्लियरली, वह स्पष्ट बोलना सीख लेती है। वैल्यूज एजुकेशन, शिक्षा के महत्व को समझ जाती है, शिक्षा के महत्व को समझती है, एंड डेवलप्स ए स्ट्रांग सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, और आत्मसम्मान की एक मजबूत समझ को वह विकसित करती है। हर ट्रांसफॉर्मेशन इज हाईलाइटेड, उसका ये परिवर्तन उस समय प्रकट होता है व्हेन शी रिफ्यूजेज टू मैरी बिशंबरनाथ, जब वह बिशंबरनाथ से शादी करने से मना कर देती है। एक ग्रेडी एंड इनसेंसिटिव मैन, मतलब एक लालची और बेवकूफ़ व्यक्ति। शोकेसिंग हर करेज एंड इंडिपेंडेंस, उसके साहस और मतलब उसके साहस और स्वतंत्रता को इस बात से प्रकट होता है। बी नंबर क्या कह रहा है बच्चों? बी नंबर कह रहा है व्हाट इज द रोल ऑफ मैडम फॉरेस्टियर इन द स्टोरी द नेकलेस। द नेकलेस कहानी में मैडम फॉरेस्टियर का क्या भूमिका है, उनकी क्या भूमिका है बच्चों? तो मैडम फॉरेस्टियर इज ए वेल्थी फ्रेंड ऑफ मटिल्डा, यहाँ मटिल्डा लाइजल होना चाहिए, मैथिलेड लिख गया है, गलत हो गया है। एमएमई फॉरेस्टियर मटिल्डा लाइजल की एक धनी मित्र हैं, सहेली हैं। इन द स्टोरी द नेकलेस, इस द नेकलेस कहानी में वह उसकी एक सहेली है। सी लेंड्स मटिल्डा ए डायमंड नेकलेस फॉर ए पार्टी, वह एक पार्टी के लिए माटिल्डा को एक हीरो वाला हार उधार देती हैं। व्हिच माटिल्डा लॉसेस, जिसे माटिल्डा खो देती है। माटिल्डा रिप्लेसेस इट विद ए रियल डायमंड नेकलेस, माटिल्डा इसके बदले में एक सच्चे हीरे या वास्तविक हीरे का हार उसे प्रदान करती है। थिंकिंग द ओरिजिनल वाज वैल्यूएबल, ये सोचते हुए कि जो वास्तविक या सच्चे हीरे का हार था वो बहुमूल्य था। एंड स्पेंड्स 10 ईयर पेइंग फॉर इट, और इसे चुकाने के लिए क्या करती है मटिल्डा लाइजल अपना 10 वर्ष बेकार कर देती है। लेटर बाद में मैडम फॉरेस्टियर रिवील्स द ओरिजिनल नेकलेस वाज फेक, श्रीमती लाइजल ये मतलब उसे बताती हैं कि जो वास्तविक मतलब वो उसका हार था वो नकली था। वर्थ ओनली 500 फ्रैंक्स, जिसकी कीमत केवल 500 फ्रैंक थी। शॉकिंग माटिल्डा, इस पर माटिल्डा अचंभित हो जाती है। इस पर क्या होती है? अचंभित हो जाती है। मैडम फॉरेस्टियर्स कैरेक्टर हाईलाइट्स द थीम्स ऑफ द अपीयरेंस, मैडम फॉरेस्टियर का जो पात्र है, चरित्र है, वो इसमें दिखावा का एक विषय वस्तु को प्रकट करता है।
वर्सेस रियलिटी, वास्तविकता की अपेक्षा, एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मटिल्डाज एक्शन, और मटिल्डा के कार्यों का परिणाम प्रकट करता है। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने कंप्लीट किया आज 7वां मॉडल पेपर इंग्लिश का, और आशा है कि आप लोग बोर्ड परीक्षा से पहले कई मॉडल पेपर कर चुके होंगे, और यकीन मानिए उसका आपको बेहतर लाभ भी मिलेगा। तो अगर आप लोग बच्चों अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे सभी क्लास आपको मिलती रहें। क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास में शेयर भी कर दिया कीजिए, तथा कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर कोई सुझाव की आवश्यकता है तो आप लोग उसे भी कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।